बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 माह की हुकूमत के दौरान अपना दूसरा बजट पेश किया है। इसे मिनी बजट कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि ये मिनी बजट नहीं, बल्कि जो पहले बजट पेश हुआ था उसमें कुछ इस्लाहात की गई हैं और कुछ हमने ऐसी माशी इस्लाहात की हैं जो वक्त की ज़रूरत थी। कुछ ऐसी इस्लाहात की हैं जो ताजरों का मुतालबा था, कुछ ऐसी इस्लाहात की हैं कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। यह आम आदमी को फ़ायदा देने के लिए पेश किया गया। इस बजट के पीछे क्या मकसद था? इस बजट के लिए क्या अपने ऊपर से प्रेशर कम करने की कोशिश की? क्या डॉलर की उड़ान जो है उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? डॉलर रुकेगा या डॉलर मज़ीद बढ़ेगा? क्या अब हमें IMF के पैकेज की ज़रूरत रहेगी? क्या हम जो टैक्सों का हसूल था, जो टैक्सों का महसूलात थे, वो कम तो नहीं हो जाएंगे इस बजट के नतीजे में? इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे सवालात होंगे, माशी माहिरीन भी मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे कि जो बजट पेश हुआ उसके ऊपर तनकीद करने के बजाय जिस तरह से अपोजिशन ने तनकीद की और तनकीद बराए तनकीद की और उसको सिर्फ मुस्तरद कर दिया, हम वो मुस्तरद करने के बजाय उसके ऊपर बातचीत करें। बातचीत के नतीजे में समझने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें कि उस बजट के नतीजे में आप लोगों को, आम आदमी को हासिल क्या होगा। क्या ये आम आदमी के लिए पेश करदा बजट है या इससे किसी कुछ खास लोगों को, किसी खास तबके को या किसी खास इंडस्ट्री को, किसी खास बैंकिंग सेक्टर को, क्या उनको जो है इससे नवाजने की कोशिश की गई है? क्या इसहाक डार साहब की जो कोशिशें थीं कि जिससे उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से इकॉनमी से ब्लैक पैसा निकल जाए और सारे लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, क्या ये उस कोशिशों को जो है वो कोई धचका तो नहीं पहुंचेगा? जिस तरह से गाड़ियों के ऊपर से टैक्स ख़त्म किया गया, जिस तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर किया गया, मज़ीद तफसीलात इसकी क्या होंगी हम अपने माहिरीन से बात करेंगे जो हमारे साथ प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले यहाँ पर हम देखेंगे एक रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदा खसूसी राजा कामरान ने तैयार की है। रिपोर्ट के बाद उन्हीं से बात भी करेंगे, मुख्तसर उनसे पूछेंगे भी कि उन्होंने जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें किस हद तक जो है हकीकत से मुताबिकत रखती हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो जब इम्प्लीमेंट होंगी तो आम आदमी तक उसका फ़ायदा कैसे पहुँचेगा। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद आएंगे तो राजा कामरान साहब से बात करेंगे। मुख्तसर बातचीत होगी लेकिन रिपोर्ट के बाद होगी। Hearing on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019. वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने माली साल का तीसरा फाइनेंस बिल असेंबली में पेश कर दिया। इस फाइनेंस बिल में असद उमर ने मुताद्दिद इक़दामात का ऐलान किया जिसमें बैंकों के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, ज़राअत और घरों के लिए कर्जों पर होने वाली आमदनी पर टैक्स में 50% तक की छूट दी गई है। अब इन मदात में आमदनी पर टैक्स 39% के बजाय 20% कर दिया गया है। छोटे घरों की तामीर के लिए 5 अरब रुपए का कर्ज हसना स्कीम जारी की गई है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों के लिए बैंक लेन देन पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया है। 1300 सीसी गाड़ियों की खरीदारी के लिए इनकम टैक्स देहंदा होने की शर्त खत्म, जबकि 1800 सीसी से जायद गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। कारोबार में आसानी के लिए विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न साल में 2 मरतबा जमा कराने की सहूलत दी गई है। शादी हॉल्स पर आयद टैक्स को 20,000 से कम करके 5,000 रुपए कर दिया गया है। आसान टैक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू किया जाएगा। सनती खामाल पर रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा कर दिया गया है कि इसको 5% तक रियायत दी गई है। इससे खुसूसन ऑटोमोबाइल की सनत फायदा उठाएगी। कमर्शियल इम्पोर्टर्स के लिए 6% टैक्स को ही फुल एंड फाइनल तस्वुर किया जाएगा। CPEC के खुसूसी इकोनॉमिक जोन के लिए इमारती सामान पर ड्यूटी का खात्मा का ऐलान किया गया है। ग्रीन फील्ड मंसूबों और मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए 5 साल तक कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी गई है। खेलों की फ्रेंचाइज खरीदने वालों को टैक्स की छूट दी गई है। 1 जुलाई 2018 से सुपर टैक्स का खात्मा, कारपोरेट इनकम टैक्स में सालाना 1% की कमी, रीपेमेंट्स और इंटर कारपोरेट टैक्स को खत्म कर दिया गया है। स्टॉक ब्रोकर्स पर आयद टैक्स को खत्म किया गया है। ताजरों और सनतकारों के टैक्स रिफंड के लिए हुकूमती बॉन्ड्स का फैसला किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स में नुकसान की सूरत में 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड की सहूलत का भी ऐलान किया गया है। असद उमर का कहना है कि टैक्सों पर छूट देने का मकसद सरमायाकारी को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम नई बात के लिए राजा कामरान, न्यूज़ कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाज़ा फरमाई। बजट के खदोखाल को उसके अंदर वाज़े करने की कोशिश की गई, बजट के पॉइंट्स को देने की कोशिश की गई कि बजट असल में है क्या, ताकि आप लोग समझ सकें। हमारे साथ जिन साहब ने रिपोर्ट तैयार की थी वो मौजूद हैं, उनसे हम पूछ भी लेते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट में जो बातें की हैं उसका मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया राजा कामरान साहब, नुमाइंदा खसूसी हैं राजा कामरान साहब हमारे नियो TV के। राजा कामरान साहब, ये जो बजट है, आपसे 2 सवालात हैं, बड़े मुख्तसर से सवालात हैं। ये बजट खवास के लिए है, किसी सेक्टर के लिए है, या इसका आम आदमी को फ़ायदा होगा? खाद की बोरी पे अगर 200 रुपये कम होंगे
तो उसका किसान को फ़ायदा होगा। जब किसान को फ़ायदा होगा तो उसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी सस्ती शायद हो जाए। आपको लगता है कि ये अवामी है, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है आवाम की जेब के ऊपर भी पड़ेगा? देखिए, ये अवामी बजट कहा जा रहा है कि यूं होगा तो यूं होगा और फिर यूं होगा, मगर सबसे पहला फायदा तो है वो बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा, बैंक्स को होगा, खवास को होगा। जी बिल्कुल, ये अमीरों की किटी में पहले पैसा जाएगा, उसके बाद ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी शौकत अजीज साहब ने दी थी, जो कि नाकाम रही पाकिस्तान में, आपने भी देखा, और हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाना पड़ा। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी को हम दोबारा देख रहे हैं कि ये लाने की कोशिश की गई है कि ये पहले बड़ों को पैसा कमाने दो, फिर वो लोग नीचे पैसा कमाएंगे। तो ये एक इस तरह का बजट है कि मुख्तलिफ लॉबीज हैं। आप ये समझते हैं मुख्तलिफ लॉबीज को नवाजा गया है इसमें, बैंकिंग सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को, इसके अंदर आप ये कह लें कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स है उनको नवाजा गया है इस बजट के अंदर? फौज साहब, मैंने असद उमर साहब का उस वक्त पहला इंटरव्यू किया था जब ये प्रेसिडेंट थे एंग्रो के। ये कोई 2004-05 की बात है। जब भी मैं इनको असम्बली में खड़ा तकरीर करता देखता हूँ तो ये यूरिया की हमेशा बात करते हैं, क्योंकि वो सारी जिंदगी यूरिया ही बनाते चले आए हैं। वजह ये तो नहीं है कि हमारा मुल्क, हम कहते हैं कि हमारा जो इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है, ज़री मुल्क है, हम लोग अपनी पैदावार जो है वो खुद करते हैं। पूरा इतना बड़ा ही एक कौम है, 20-22-25 करोड़ लोग हैं, ये सारे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। चीनी भी हमारी अपनी है, गंदम भी हमारी अपनी है। तो ये भी तो वजह है ना कि हम फर्टिलाइजर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर जो है वो एम्फसाइज करते हैं। आप एकदम इसको रद्द कैसे कर सकते हैं इस तासुर को? साहब, ज़राअत में सिर्फ फर्टिलाइजर थोड़ी है, ज़राअत में बीज है, ज़राअत में फी एकड़ पैदावार है, ज़राअत में मॉडर्नाइजेशन है, इसकी मशीनरी की है, जदीद इरिगेशन के सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। एक पूरा सब्जेक्ट है। और ज़राअत में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ज़री मुल्क होने के बावजूद दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा जो फूड ग्रुप में इंपोर्ट है, हम खुश्क दूध इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पर तो कोई भी नहीं कोई बात नहीं कर रही की जा रही। पे तो वैसे कोई छूट भी नहीं दी गवर्नमेंट ने। देखिए ना, खुश्क दूध हम क्यों नहीं हम अपने पास बनाते। जो इस तरह की माशी इस्लाहात थी इसमें नजर नहीं आ रही हैं। ये कुछ नॉइस थी जो उसको रिड्यूस किया गया। अच्छा, दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा कि 2 सवाल आपसे करने, ताजिरों का क्या रद्द-ए-अमल था? आप फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कल मौजूद थे, परसों जब बजट पेश हुआ, तो ताजिरों का क्या रद्द-ए-अमल था? पहला रद्द-ए-अमल क्या था और फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल क्या था? ठीक है, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ। पहला रद्द-ए-अमल जो है ना वो जेन्युइन होता है, बाकी चीजें तो फिर बनाई जाती हैं। उनके मुतालबात तस्लीम हुए, उनका क्या रद्द-ए-अमल? फवाद साहब, देखें, मैं कोई गुज़िश्ता 15 साल से ये इसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब बजट सुनते हैं ताजिर तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, और उस वक्त उनकी जो स्पीच के साथ साथ उनके जो रिएक्शन आ रहे होते हैं मैं उसको नोट करता हूँ। ये पहला बजट था कि जिसमें इनका पॉजिटिव नोट आ रहा था हर तरफ से। अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया। वो अपनी उंगलियों पे काउंट कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। उनकी चेहरों की जो मुस्कुराहट थी और बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी पॉजिटिव थी। और जैसे जैसे ऐलानात हो रहे थे वैसे वैसे एक जो राउंड ऑफ वो था, खुशी का एक सारा सिलसिला, बिल्कुल है खुशी का। वरना इससे पहले तो आपने जब भी आके बात की, पिछला बजट था, इसाक डार साहब के बजट थे, जब भी आपसे बात हुई आपने कहा कि जी ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। अगले दिन खबर अखबार में होती थी कि ताजिरों ने तो मुस्तरद कर दिया ये बजट और ये अवाम दोस्त बजट, दुश्मन बजट था, ये था। लेकिन आप कहते हैं कि ताजिरों ने इसको खुशी से एक्सेप्ट किया। देखिए, ये ताजिरों की डिमांड को पूरा करने के लिए बजट था। इसमें अवाम के लिए पीएसडीपी में कोई बेहतरी नहीं है, अवाम की सेहत के लिए कोई इसमें मंसूबा नहीं है, इसमें जॉब क्रिएशन के लिए कोई बात नहीं है। जो इंडस्ट्री अपनी मुतालबात कर रही थी कि हमें मजीद पैसा कमाने में मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल राजा साहब, मैंने आपसे यही बात सुनना चाह रहा था मैं कि इंडस्ट्री के जो मुतालबात थे बेसिकली वो पूरा है। अभी इंडस्ट्री की आगे जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इम्पैक्ट उसका देते हैं, या कीमतें उसी तरीके से रहती हैं, ऑटोमोबाइल्स की कीमतें भी क्या उसी तरीके से रहती हैं। ये आने वाले वक्तों का एक सवाल है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक ऐसे गेस्ट से बात करेंगे कि जो बजट के वक्त वहाँ पर मौजूद था, स्टेक होल्डर भी है, उन्हीं के मुतालबात कल तस्लीम हुए थे, और एक सियासतदान भी है। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको ये सब कुछ कैसा लगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं। उनसे बात करेंगे कि एक सियासतदान की हैसियत से और सियासतदान से बढ़कर एक ताजिर की हैसियत से उनके ही जो मुतालबात थे जो इस बजट में तस्लीम हुए, राजा कामरान साहब जो हमसे ब्रेक से पहले मौजूद थे उनके मुताबिक मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमसे बात करने का। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो मिनी बजट है जिसको असद उमर साहब ने कहा कि ये माशरती पैकेज है, कोई छोटा सा पैकेज उन्होंने दे दिया है या इस्लाहात उन्होंने की है, कोई चीज़ ख़राब थी उसको ठीक कर दिया है। आपको लगता नहीं है ये लॉबीज़ का बजट है, ये मखसूस लॉबीज़ को नवाजा गया है, इसके अंदर किसी बैंकिंग सेक्टर को नवाजा गया है, फिर जहाँ वो खुद काम करते रहे जिन लॉबीज़
फर्टिलाइजर्स कह लें आप, और बाकी जिन जगहों के भी उनके ताल्लुकात थे और उनके जो मुशीर खास है रज़ाक दाऊद साहब, उनको और बाकी जो उनकी अपनी काबीना के लोग हैं उन सबको नवाजा गया है इस पैकेज के अंदर। ये फेडरेशन में आए थे वज़ीर ख़जाना साहब, हमारे साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। हमने उन्हें वो तमाम चीज़ें बतलाई जो इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट में रुकावटें हैं, जो सनतों को मुश्किलात हैं और बिज़नेस कमेटी जिसकी वजह से बहुत ही परेशान है। और उन्होंने वादा किया था इन सब चीज़ों को इस्लाहती पैकेज में शामिल करके वो उसको ऐलान करेंगे। मैं उसी तरफ दोबारा आऊँगा कि आम आदमी को क्या इससे कोई रिलीफ मिलेगा या सिर्फ चंद खवास की जेब में, जिसको बार बार लोग अपोजिशन तनकीद इस वक्त ये कर रही है कि ये अमीर आदमी के लिए जो है ना वो पैकेज दिया गया है। इसमें बहुत सारी कंट्रडिक्शन नज़र आती है। मिसाल के तौर पे एक तरफ आप इक़दाम ले रहे हैं मुल्क की माशत को दस्तावेजी शक्ल देने की, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट, जो हम भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आप कहते हैं काले पैसे को खत्म करना है, सारे फाइलर होंगे, हर बंदा फाइल करेगा। इन्होंने ये करा है कि जी वो गाड़ियां जो थी वो इन्होंने अलाउ कर दी, नॉन फाइलर को 1300 सीसी ले सकते हैं। तो एक तरफ मना किया था कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को, अब आप कह रहे हैं अच्छा रहने दें। तो ये चीज़ें एक तजाद हैं। उसके अलावा फिर जो चीज़ है कि प्रिंट मीडिया पे उन्होंने ड्यूटी ख़त्म कर दी, पहले प्रेशर की वजह से की या इंडस्ट्री को आपके लिए सब्सिडी दे ली, एक तरह बुरा हाल था, अखबार बंद हो रहे थे, 150 रुपए तक पेपर चला गया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था काम। लेकिन बच्चों की स्कूलों की जो किताबें उसका प्रिंटिंग पेपर पे 62% ड्यूटी वो बरकरार रखी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 5 या 4 बच्चे किसी फैमिली के पढ़ रहे हो, वालिद या वालिदा उर्दू बाजार जाती हैं तो पूरी किताबें नहीं खरीद सकती, इतना महंगा है वो, 62% ड्यूटी। तो किताबें तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप तालीम और किताबें दें। वही बात है ना, तो ये साहब कि ये खवास को तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे इस सारे बजट में से ये आप इसको गौर से देख भी रहे हैं 2 रोज़ से, इसमें आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है कि जिससे एक आम आदमी का फ़ायदा होगा, एक लेमैन का फ़ायदा होगा, किस चीज़ से उसको बराह रास्त इम्पैक्ट उसको मिलेगा? देखिए ना, इस वक्त तो सभी परेशान हैं। अब आप ये कह लें कि कुछ लोग अब खुश हो जाएंगे, जाहिर है कि जो पहले बढ़ के आगे चढ़ के जो जिनको हम ताजर कहते हैं, वो आगे चढ़ के नाराज़ हो रहे थे पहले कि डॉलर बहुत बढ़ गया, एक्सपोर्ट हो गई, इम्पोर्ट हो गई, ये हो गया, फलाना ड्यूटी लग गई, गैस महंगी हो गई, हर बंदा एक यहाँ पे क्यों सा था। उन्होंने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी बहुत सारे आइटमों पे, लग्जरी गुड्स उसमें ज़्यादा थी, लेकिन गलती से इन्होंने इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी। अच्छा, गलतियां भी करते हैं। अब वो रेगुलेटरी ड्यूटी से फिर जब लोग एक्सपोर्ट के लिए ये डाइज केमिकल इंपोर्ट करते तो वो महंगे हो गए। तो एक तरफ आप एक्सपोर्ट की कॉस्ट कम करनी थी, दूसरे आपने ये सिगरेट और चॉकलेट पे जो बढ़ाई तो उधर भी बढ़ा दी। तो वो इन्होंने वायदा करा कि 200 आइटम पे हमने वो रिवर्स करी है। बिल्कुल, तो वो रिवर्स करी है, तो इस अरसे में जो हमारी एक्सपोर्ट पिटी है वो अपनी जगह, लेकिन अब देखते हैं कि ये 200 आइटम में कौन कौन से, अगर वो डाइज, केमिकल्स, खाम माल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हैं तो सही है, और उस पर पहली मरहले पे नहीं लगाना था। एक चीज़ इसके अंदर मुझे और महसूस हो रही है कि जो इसके ऊपर इनके ऊपर चारों तरफ से एक प्रेशर था कि लोग कह रहे थे कारोबार नहीं है, डूब गए, मर गए, लुट गए। ताजिर कह रहा था कि जी स्टॉक एक्सचेंज डूब रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने मराद दी है एडवांस टैक्स की। वो मेरा अपना ख्याल, एक तासुर ये महसूस हो रहा है, मेरा अपना जाती भी राय है। 37% सेल कम हो गई थी पाक सुजुकी की, तो उन्होंने फिर वो नॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उन्होंने यहाँ पे वो दिया है। हाँ, वो दे दिया। फर्टिलाइजर को उन्होंने 200 रुपए की दी, काश्तकारों को फायदा होगा, लेकिन जीआईडीसी बर्निंग इशू सिर्फ फर्टिलाइजर का नहीं था, बाकी इंडस्ट्री का भी था। सिर्फ आपने अपनी उस इंडस्ट्री को, जिससे रज़ाक दाऊद साहब भी जो है वो कनेक्टेड थे, आप खुद भी कनेक्टेड थे, आपने उसको जो है वो यहाँ पर दे दिया। अब ये कह रहे हैं बाकी के लिए हम कैबिनेट में जाएंगे, तो हमने कहा या तो सबको लेके जाते कैबिनेट में या फिर इनको भी इसी में ऐलान करते, क्योंकि लोग बहुत अरसे से इंतज़ार में थे और ये वादा करके गए थे कराची में हमारे साथ फेडरेशन में कि इंशाल्लाह ये तमाम इश्यूज़ पे कन्विंस है। एक बात हमने उनसे कही थी कि कमर्शियल एक्सपोर्टर को आप मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के बराबर समझें, क्योंकि दोनों एक तरह का डॉलर, एक रंग का डॉलर कमा के देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कमर्शियल एक्सपोर्टर को नहीं रखा हुआ था रिबेट की स्कीम में, उसको कोई इंसेंटिव नहीं थे, लेकिन मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर को रिबेट मिलता था, जो एक डिस्पैरिटी थी। इन्होंने कल ऐलान तो किया है कि अब हम कमर्शियल एक्सपोर्टर को और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर को एक एतबार समझ रहे हैं। अब उसकी तफसीलात आनी, तो ये वो लकूनस थे जिन्होंने ठप बिठाया था, और वो शुरू भी तो खराब भी तो इन्होंने किया था। देखिए, दूसरी बात इख्तियार बेग साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह से इसाक डार साहब आदाद शुमार का गोरख धंधा एक करते थे, यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ से कम कर दो, इन्होंने भी वही काम नहीं किया।
लोगों को खुश करने का काम किया है। 6 महीने बाद जब बजट आएगा 5 महीने बाद, तो उस बजट के अंदर शायद फिर दोबारा लगा दें। मैं आज एज ए पॉलिसी मैं फेडरेशन का सीनियर नायब सदर इलेक्ट होकर आया हूँ, तो सबसे चीज़ बड़ी जो एज ए पॉलिसी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि मिनी बजट सरमायाकारों के लिए ज़हर कातिल होता है, चाहे वो उनके फेवर के लिए आ रहा हो। बिल्कुल, लेकिन पॉलिसियों में तब्दीली है, ऑर्डर्स आपके पहले हुए हुए होते हैं। हाँ, वही मैसेज देता है कि आपकी पॉलिसियाँ बदल रही हैं, तो वो आदमी डरे हुए होते हैं। कुछ चीज इंपोर्ट की होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना। मुझे पता नहीं है कि यार मैंने जो आज चीज खरीद रहा हूँ आज महंगी है या कल महंगी हो जाएगी, मुमकिन है कल जाके सस्ती हो जाए। ड्यूटी जो है आज मैं 40% पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, जब तक पहुंचेगी, अब बड़ी गाड़ियों पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है, जैसे 1800 सीसी के ऊपर वाली। अब वो जिन्होंने ऑर्डर दे दी है वो वापस भी नहीं कर सकते, वो पानी से चलती हुई उन्होंने आना है और ज्यादा ड्यूटी देनी है। ये चीजें सरमायाकारी के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे आपसे और भी करना था। आप एक सियासतदान भी हैं, 1 मिनट को अपना फेडरेशन का जो है ना वो डेजिग्नेशन आप जो है ना वो उसको ज़रा साइड में रखिए। ये असद उमर साहब ने कहा कि आइंदा इलेक्शन खरीदना नहीं पड़ेगा, तो क्या उनके दोस्तों से इतने पैसे जमा हो जाएंगे, कहीं और से खरीदना नहीं पड़ेगा? मकसद क्या था उस बात का, आपको लगता क्या है क्यों कही वो बात? इसके 2 माने होते हैं। एक माने तो वही जो आपने बतलाए, और दूसरे माने से ये निकलते हैं कि हमने इतनी मराहत और इतना अच्छा बजट दिया है कि लोग वाह वाह कर रहे हैं, इससे माइशत की बहाली हो जाएगी, एक्सपोर्ट में क्वांटम जंप आएगा और नेक्स्ट इलेक्शन में हमें लोग भरपूर वोट देंगे। अब डिपेंड करता है। अभी खरीदा था उन्होंने कहा वो मैं तबसरा नहीं करना चाह रहे। चले आप ज़ाहिर है कि आप ताजिर हैं, आप लोगों को एक मराद भी मिली है इस मौके पे। मेरा ख्याल है कि आप इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका तासुर क्या है? कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक लटकी हुई हैं, उनको हाफ हार्टेडली उन्होंने हैंडल करा है, यानी एक मखसूस शोबे को तो थोड़ा सा जो है वो पुश दे के बाकी को उन्होंने कहा जी बाद में देखेंगे। और अब वो बाद में देखेंगे जो है वो कब होता है वो फिर सवालिया निशान बन गया है। तो इस तरह से लोगों का बड़ा मिला जुला रुझान है। बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। मौजू यही मईशत के मुताल्लिक होगा और उसके ऊपर मेहमान की राय जानेंगे। अगले हमारे मेहमान जो होंगे उनसे हम टैक्स के बारे में बात करेंगे। जो टैक्सों का निज़ाम में रद्दोबदल हुई है, इससे किसको फ़ायदा देने की कोशिश की गई है, इसका किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमने जिस तरह से ब्रेक से पहले कहा था टैक्सेशन के माहिर मौजूद होंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ टैक्सेशन के माहिर इशफाक तोला साहब मौजूद हैं। हुकूमतों को भी तजवीज़ देते रहे हैं, तजावीज़ देते रहे कि किस तरीके से बजट में टैक्सेस लगाने हैं, उसको लिखने का भी काम करते रहे। टैक्सेशन के माहिर समझाते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि कल जो मिनी बजट आया या इस्लाही पैकेज जिसे हम कह रहे हैं वो आया, उस सारे के अंदर टैक्स और टैक्स के ऊपर काफ़ी दफ़ा बात हुई है। तो तोला साहब से हम ये पूछेंगे कि टैक्स के ऊपर जो बात हो रही है, टैक्स के ऊपर जो कहा जा रहा है कि छूट दी गई है, इसका फ़ायदा किसको होगा और इसका फ़ायदा अगर मुल्क को होगा तो वो क्या फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब आपके वक्त का। तोला साहब, ये कहा जा रहा है कि ये बजट जो है कुछ मखसूस लोगों को सहूलियात देने के लिए, कुछ मखसूस लोगों को टैक्स की बचत देने के लिए, कुछ मखसूस लोगों को नवाजने के लिए। और फिर असद उमर साहब ने एक सियासी बात की, ज़ाहिर है कि आपसे हमने बात तो टैक्स पे करनी है। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन अगला जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इमरान खान साहब को, तो शायद उनके दोस्त ही पूरा कर दें, इसलिए वो कहते हैं कि खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक मजमूई तासुर क्या है कि टैक्सेशन के हवाले से इस बजट के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहली बात, थैंक यू वेरी मच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि इस बजट को मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली ये कोई टैक्सेशन रिफॉर्म्स वगैरह नहीं है और ना ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू एन एक्सटेंट ये आप कह सकते हैं कि एक आप पिछले 6 महीनों से देख रहे होंगे कि आपकी बिजनेस कंडीशन जो थी वो काफ़ी सफोकेट हो, गैर यकीनी सूरत हाल थी, लोग परेशान थे, हर बंदा परेशान था, सफोकेट थी। और लोग ये करते थे कि वो FPR से भी डरे हुए थे। और ये जो एमनेस्टी के बाद जो एक फ़ज़ा कायम हुई थी कि एक FIA और FPR और ये काफ़ी अफसरों ने काफ़ी तंग किया लोगों को, तो उस गैर यकीनी की सूरत हाल में ये एक जो है ना बारिश के चंद कतरे उन्होंने कर फेंक दिए। थोड़ी सी हवा दी है ठंडी, अब कह सकते हैं ठंडी हवा, सीज़न भी चल रहा है और बारिश भी बड़ी इस्लामाबाद में कल अच्छी हो रही थी। तो एक तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है कि जी कि आप चलिए बिज़नेस एक्टिविटी को ग्रूम करें। मगर बिज़नेस एक्टिविटी को ग्रूम करने के लिए जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन का जो मुतालबा था
वो ये था कि FBR के अफसरान के पावर्स को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है, सवाबदीदी इख्तियारात को ख़त्म किया जाए, वो जो पैसे निकाल के ले जाते हैं लोगों के अकाउंट से। और पैसे निकालना ना निकालना वो बात की बात है, मगर इसके अलावा भी काफ़ी सवाबदीदी इख्तियारात हैं। तो वो एक था तमाम चैम्बर फेडरेशन की तरफ से कि जी इन इख्तियारात को कम किया जाए। उसमें कहीं कोई मुझे नहीं मिला, रिलीफ दिख नहीं रहा, रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, उन्होंने एक जो पिछली हुकूमत ने जो मुफ्ती इस्माइल साहब का बजट था उसमें उन्होंने ये किया था कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के लिए उन्होंने एक छड़ी घुमाई थी। ठीक है कि जी कि आप जायदाद नहीं खरीद सकते, 20 लाख। मेरा आपसे अगला सवाल भी यही था कि जो ब्लैक और वाइट मईशत का एक काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ कोशिश चल रही है कि हम एमनेस्टी भी हमने इसलिए दी कि लोग आ जाएं, टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। हमने जो है टैक्स का नेट बड़ा कर दिया उन लोगों के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए, ताकि ये है कि लोग घबराएं नहीं, जो बड़ा आदमी है वो टैक्स दे, छोटा गरीब आदमी घबराए नहीं। फाइलर बेताशा फाइलर्स होते हैं 20-20 हज़ार रुपये के, 10-10 हज़ार रुपये के, तो यानी कि एक इसकी भी कोशिश की गई। तो अब इन्होंने उसको बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया है। जिस तरह से आप 1300 सीसी, मतलब नॉर्मली पाकिस्तान में देखा जाए तो 1800 सीसी गाड़ी तो वैसे ही लग्जरी में आती है, वो खरीदता ही हुआ है जो बाकायदा नॉर्मल 99% वो फाइलर ही खरीदेगा। तो 1300 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1300 सीसी की गाड़ी कितने की? आजकल तो अगर किसी कंपनी का नाम लिए बगैर बात की जाए तो 20-22 लाख रुपए से कम नहीं है। तो कौन गरीब आदमी है, कौन ऐसा आदमी है जो 22 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सके और वो टैक्स पेयर ना हो? नीचे उससे भी तो गाड़ियां हैं ना, 8 लाख वाली भी है, 10 लाख वाली। 1300 सीसी को क्यों डेजिग्नेट कर रहा हूँ? मैं तो मना कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कहते कि यार जो 660 सीसी की जो गाड़ी है ना, सबसे छोटी गाड़ी जो है, आप बताइए 660 सीसी की भी जो गाड़ी है आपकी 13-14 लाख की आ रही है। ऐसे ही है। और डॉलर डिवैल्यूएशन होने के बाद तो और बुरा और बढ़ गई। तो अगर इफ समवन कैन अफोर्ड 14 लाख की गाड़ी, उसको मेंटेन करना भी महीने के 10-15 हज़ार का काम है जी, ऐसे ही है। इतना आसान नहीं है कोई। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो गाड़ी तो उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपका घर है, बेसिक नेसेसिटीज ठीक है, बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है, मेडिकल है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर इफ समवन कैन अफोर्ड 14 लाख रुपए, चलिए मैं मान लेता हूँ लीज पे ले लेता है तो लीज की भी किस्त भरता है तो उसकी इनकम होगी। मुझे समझ नहीं पड़ी कि इस किस्म की चीज़ों से कि सेल कम हो गई थी कंपनियों की, लोग कहते हैं कि उसको भी उन्होंने बढ़ाना था। देखिए वो एक अलग मसला है, सेल कम हो गई थी तो आप उनको बोलो अपना स्टैंडर्ड ऊपर करें और एक्सपोर्ट करें। क्या आज आपकी गाड़ी एक अफगानिस्तान तक एक्सपोर्ट हुई है? बिल्कुल, रक्शे चले जाते हैं, बल्कि यहाँ से जो हैदराबाद में बन रहे हैं रक्शे सुपर पावर के, वो चले जाते हैं यहाँ से मुल्क से बाहर। क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं जा रहे कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनकी ये जॉइंट वेंचर पार्टनर है, उनकी डिक्टेशन के बगैर या उनकी रजा के बगैर ये नहीं जा सकते। तो वो नहीं कहते हैं आप जाओ तो फिर नहीं जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। तो एक तो ये मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए था, मगर अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने प्रपोज किया है तो लेट असेंबली डिसाइड कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप अगर आप रिलीफ देख सकते हैं तो फर्टिलाइज़र की आपने कहा, नहीं फर्टिलाइज़र में कोई रिलीफ नहीं है। फर्टिलाइज़र में इसलिए रिलीफ नहीं है कि ये पास ऑन होगी, ठीक है, और इसकी मॉनिटरिंग हो जाती ये आप कहते हैं कि किसान तक जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मॉनिटरिंग होती है। चले होगा क्या ये तो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही है। बैंकिंग की आपने बात की मुझसे जब हम ऑफलाइन थे, बैंकिंग में मैं समझता हूँ, मैं इस प्रपोजल को सही नहीं जानता। आपने बैंकों को ये कहा है कि आप स्मॉल क्रेडिट दें, आप फार्म क्रेडिट दें, हम आपको दे देंगे अपना लो हाउसिंग की, तो हम आपको 20% उस एक्टिविटी पे टैक्स करेंगे। ठीक है सर। अब होता क्या है, मुझे याद आ रहा है कि 2005-06 में आपने देखा होगा इस मुल्क में बहुत सारे मुदारबे थे, बहुत सारी लीजिंग कंपनी थी, बेताशा फ्रॉड भी हुए, हर बंदे ने एक सिस्टम खोल लिया था। नहीं बाकायदा CCP के रेगुलेशंस में आते हैं, आज भी हैं, लेकिन फ्रॉड्स भी हुए बड़े बड़े उस जमाने में। देखिए फ्रॉड तो व्हेन देयर इज द स्मोक देयर इज द फायर। आपको जब आप दुकान खोलोगे तो फ्रॉड भी आएगा, वो आपको क्लिप करना अपने रेगुलेशन से। अब होगा ये कि जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस बैंक बने हुए हैं ना, उन बेचारों की क्षमता आ जाएगी। अच्छा, वो इसलिए आएगी कि अब हर बैंक अपनी टैक्स प्लानिंग के तौर पे, क्योंकि आपको पता है माइक्रो फाइनेंस में रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो अपने उनकी डिपॉजिट तो बहुत सारे करंट अकाउंट की तो 0 रेट पे होती है। अब उसमें से ये पोर्शन अपना निकालेंगे जो माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि टैक्स शील्ड भी ले और प्रॉफिट भी अच्छा कमाए, क्योंकि वो 4-5% वैसे ऊपर। अब अगर एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसकी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बड़ी महंगी होती है,
वो अपनी महंगी डिपॉजिट लेके आगे इनसे compete नहीं कर सकेगा। और मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये 4-5 सालों में आपको कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये सेक्टर खत्म हो जाएगा अगर ये अमेंडमेंट आई। मेरा इनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ये ना करो, इससे बेहतर ये है कि आप ये कहो कि जो बैंक अपनी एक परसेंटेज फिक्स कर दें कि 3%, 2%, 1%, आप अपना वो फंड ऑन अ सिक्योर्ड बेसिस सब प्राइम करके आप माइक्रो फाइनेंस बैंक को दे दीजिए, और वो जो लेंडिंग होगी आप माइक्रो फाइनेंस बैंक को करोगे, उस पे वही 20% हम आपसे टैक्स। अच्छा तोला साहब, एक चीज और, ये प्रॉमिसिंग जो है रिफंड के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, ये एक और सर्कुलर डेट हो गया था। सर्कुलर डेट जमा हो रहे थे पैसे, देखिए लोगों के पैसे जमा हो रहे थे। दूसरा, ये इनकम टैक्स में भी काफ़ी एडवांसेस ले लेते हैं। ये कोई इस हुकूमत ने नहीं किया, पहले भी होते रहे। तो उसको अब आपको हल तो निकालना है आपका। और ये बड़े अरसे से, ये पहले भी एक बात हुई थी, IMF से हम बात कर रहे थे कि जी क्या हम हमें बॉन्ड फ्लोट करने की इजाज़त देते थे। तो ये प्रॉमिसरी नोट इन्होंने, अच्छा इकदाम है। कम से कम ये है कि आज की जो वबाल है ना, ये डेफर्ड क्रेडिट पे 3 साल के लिए चली गई है। अब मगर इसमें रूल्स में ये 2-3 चीज़ें देखनी है मुझे, कि अभी तक ये मुझे नहीं पता कि क्या ये रूल ऑन गोइंग अप्लीकेबल होंगे, यानी कि आप हम ये समझ लें कि आज जो मेरा सेल्स टैक्स का रिफंड है वो 3 साल बाद ही मुझे मिलेगा, अनलेस मैं 10% डिस्काउंट करा के बैंक के पास चला जाऊँ। तो मैं फिर इसमें मुझे ये लग रहा है कि फिर मुझे ओवर प्राइसिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं वो 10% रिकवर करूँ, बिकॉज यू कैंट स्टॉप पीपल। और ये इसमें भी बड़े आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी, परफोर्समेंट नहीं करनी पड़ेगी। तोला साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इशफाक तोला साहब से हमारी बात हो रही है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बातों के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तैयार हो जाओ क्योंकि लग गई है सर्विस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अच्छा तोला साहब, IMF के प्रोग्राम का तस्करा किया असद उमर साहब ने कि कोशिश करेंगे कोई छोटा प्रोग्राम ले लें। IMF के पास इनको जाना पड़ेगा, प्रोग्राम लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, वो प्रोग्राम क्या होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या लगता है आपको? नोइंग IMF के पास जाना तो है। जो मेरी इतला है कि ये जो हमारे दोस्तों के पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरबिया है, इसाक डार साहब ने भी इसके ऊपर तनकीद की है कि हमें तो लोग मदद के तौर पे देते थे, आपको उधार के तौर पे दे रहे हैं। देखिए, वो इसाक डार साहब बेहतर बता सकते हैं क्यों तनकीद की थी। अगर उन्होंने दिए भी हैं पैसे, तो उन्होंने कहा जी ये आपका रिजर्व टॉप अप करने के लिए, ठीक है, और आज भी आपकी लाइबिलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि मेरा बाय ऑल स्टैंडर्ड ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने इस पे कमर्शियल इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी फिजिकल लिमिटेशन के लिए। चलिए, नहीं हो रही है। IMF के पास अगर आप गए, मेरा तज्जिया है, शायद मैं गलत हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं कोई डराने वाली बात नहीं, बात तो करनी चाहिए ना। एक तज्जिया है, नहीं तज्जिया मैं दे रहा हूँ। IMF के पास जाते ही आपका डॉलर जो है मैक्सिमम बाय जून 30 150 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। वैसे हुकूमत के बहुत सारे वज़रा ये हमें पिछले दिनों कह रहे थे, बल्कि मैं आपको आगे तर्जुमाने के 70-80 रुपए 100 रुपए मैं पीर तो हूँ नहीं कोई, ना नजूमी हूँ मैं। अगले साल यानी कि 20 जून 30 तक ये डॉलर मुझे नज़र आ रहा है 159 160। अच्छा। और उससे अगले साल नज़र आ रहा है मुझे 20 21 30 जून तक 168 से 170। मतलब ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। 6% एनुअल ग्रोथ मिनिमम मुझे नजर आ रही है। ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये लग रहा है ये IMF के प्रेशर पे होगी या हमारी मईशत सह नहीं पा रही होगी सारी चीजों को, इसलिए सर मुझे एक बात बताइए, आपकी मईशत का खासा ये रहा है कि आपकी मईशत ने कभी एक्सपोर्ट पिक नहीं किया। ठीक है। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट ऊपर जाती है तो भी हम पिक नहीं करते, नीचे जाती है तो हम फंस जाते हैं। कहाँ पे गैप होता है? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली IMF के पास अगर आप गए, पहले हम उसको फिनिश उसके बाद आपने गैप बताना, लेकिन IMF की बात पहले आप जरूर करें। IMF के पास अगर आप गए तो जो मेरा एक खदशा है कि आपके कर्जे 2021 में 30 जून 2021 जो मुझे लग रहा है वो करीबन 35 से 36 हज़ार अरब के हो जाएंगे। अच्छा। तो अगर मैं 24,000 से मैं कंपेयर करूं, या अगर 30 जून तक मैं 31 मार्च तक या 31 मई तक ले लूं,
और 23,000 समथिंग जो थे बिलियन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, और पीपल्स पार्टी ने 13,000 समथिंग पे छोड़े थे, और वो 10,000 का अगर या 10,500 का गैप लेता हूँ तो मुझे 3 साल में 12,500 नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है प्लानिंग इज द नेम ऑफ द गेम, और मुझे वो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। हो सकता है मीडियम टर्म प्लान में जो असद उमर साहब ने कहा है वो आप कर सकें। देखिए, आपके मईशत के 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे, हैं और रहेंगे। वो कौन कौन से हैं जी? एक प्रॉब्लम आपका है आपकी एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम है आपकी रेवेन्यू कलेक्शन। ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लग रहा है कि इन्होंने इसको जो है कोई एड्रेस किया है इन 2 इश्यूज को? नहीं, या इनको अंदाजा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, इनको अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। इनको हुकूमत में बैठे हुए और अपोजिशन में भी रहे। असद उमर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसी बात नहीं, मगर ये कभी भी जिस तरीके से ये चाह रहे हैं एक्सचेंज कंट्रोल या रेट को नीचे लाना। देखिए, आप IMF में जब भी चले जाएंगे ना, IMF की सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब करेंसी आपने डीवैल्यू की तो इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा, आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपका इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ इन इकोनॉमी आएगी और ग्रोथ आपकी स्लो हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप IMF के जितने प्रोग्राम उठा लें सब में इसी तरीके से है, ये मिलेगा, यानी कि तरीका वारदात कह लें उसको। तो देखें ना, आप चले वारदात ना आप अगर मुझे उधार दे देंगे तो आप भी अपनी कंडीशन तो देंगे ना यार। चले तरीका वारदात के बजाय आप इसको कह लें कि उनका ऑपरेशनल प्रोसीजर ये है, मोडस ऑपरेंडी है। ठीक है, एक प्रोग्राम ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ये सारे फैक्टर्स उल्टे हो गए। अच्छा, मेरा ख्याल IMF भी परेशान था। वो ये जो इसाक डार साहब का आखिरी प्रोग्राम था, यस, 111 से। अच्छा, उस प्रोग्राम के ऊपर आज तक लोग ये बता नहीं सके। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना होता है जो मईशत पे बात करते हैं, मतलब उसकी वजह लोग समझ नहीं पाते कि IMF कोई, मतलब 1-2 लोग ऐसे बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने ये भी फरमाया कि शायद कोई फेवर दी थी IMF ने इसाक डार साहब को, लेकिन क्यों फेवर वो देंगे? 6 बिलियन का प्रोग्राम था, 4.5 बिलियन तो पुराने जरदारी साहब वाले पे किए उन्होंने। ठीक है, करेंसी एक्सेप्शन की बात आपने की थी, वो क्या थी? मैं आता हूँ ना। करेंसी आपकी 111 से 98 पहुंच गई, फिर एक्सपोर्टर्स के कहने पे 104 पे स्टेबल की गई। इंटरेस्ट रेट आपके 12% से 4%। शेख रशीद के कहने पे 104 पे उन्होंने। शेख रशीद साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मगर शेख साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो वो सियासतदान है, उनकी सियासी बातें अपनी जगह है, बड़े अच्छे प्यारे इंसान हैं। 98 उनके कहने पे नहीं किया तो 90 भी हो जाता। उस वक्त जो हालात थे 90 भी हो सकता था। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर एज इंटरवीन एट दैट टाइम कि भाई ये बस कर दो। तो आपका इंटरेस्ट रेट 11-12% से 4% पे आ गया था। ठीक है, इन्फ्लेशन 11 से 2.78 तक पहुंच गया, और आपकी ग्रोथ 1.98 से 5.8 तक लेके गया। ठीक है, तो ये IMF भी परेशान था। उनके अपने एनालिसिस हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, जेट्रो के हैं, मूडीज, ये, और उसमें एक्चुअली क्या था आपकी, देखो आपको मुझे कोई कहेगा, वो कहेगा जी कि आप ये बताएं कि इसाक डार साहब के दौर में कर्जे बहुत बढ़े। बिल्कुल बढ़े, अभी भी बढ़ेंगे, और उनका कसूर थोड़ी होगा कोई कर्जे बढ़ने में। जाहिर है कुछ सिस्टम की जरूरियात होंगी। कर्जे इसलिए बढ़ रहे हैं आपके कि आपके 3 बड़े फैक्टर्स हैं, 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो कि आपका कर्जा बढ़ा देते हैं। एक आपकी डॉलर पैरिटी, ठीक है, उससे आपका कर्जा रुपी टर्म में बढ़ जाता है। ठीक है सर। दूसरी आपकी जो सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट है वो है PSDP, ठीक है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा जो कि पिछले 1 दिहाई से अब आना शुरू हुआ है वो है NFC अवार्ड। 41.5 से 57.5 बढ़ गया है बहुत। 16% का मतलब है 600-650 बिलियन रुपीज पर एनम आप एक्स्ट्रा देते हो, विच इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, विच इज इक्वल टू योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, और चौथा सब्सिडीज इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये 4 चीजें। पहली चीज पे आप आ जाएं, डॉलर पैरिटी डार साहब के दौर में कम हुई, इफेक्ट कम आया, आखिरी साल में बहुत आ गया क्योंकि मुफ्तार सैयद साहब ने रुपी ट्वीकिंग की। ठीक है, उसके बाद वो जो मैडम आई उन्होंने तबाही फेर दी आपकी मईशत की जो तबाही और जबों वाली है ना, जो वो मोहतरमा दौर में हुई है, बिल्कुल मोहतरमा करके गई। और अब इनके पास इनको समझ नहीं आ रही कि उसको हम कैसे पकड़े। वो 15-20 साल हमें पीछे छोड़ के वो खातून चली गई। अगर मैं कोई
या ये मोहतरम इसहाक डार या ये हमारे भाई असद उमर करते या मिफ्ता इस्माइल करते तो आज नैब में वो डेली एक केस में भुगते हुए। अच्छा। और मोहतरमा वो कुछ ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो आराम से बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं, और वो अभी पोजीशन एस्पायर कर रही हैं, बल्कि उनको लाने की कोई गुंजाइश भी बनाई जा रही है। सुना है मैंने, मगर ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ जाती है वो, बिकॉज उनका भी कसूर नहीं था, वो 15 साल बाद पाकिस्तान आई थी। ठीक है। और वो आई थी, उनका एक अपना स्टाइल है, उस स्टाइल पे शौकत अजीज साहब की तरह आई थी वो भी अचानक। नहीं, शौकत अजीज देखे, शौकत अजीज का फिर भी ये था कि प्रैक्टिकल बैंकिंग एक्सपीरियंस था, ये तो बैक ऑफिस में ही रही थी। शौकत अजीज को मैं इनसे कंपेयर नहीं करता। शौकत अजीज साहब को तौला साहब लोग नहीं, प्रैक्टिकल के अलावा बहुत सारी चीज़ों में लोग उनको जो है जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने बेतहाशा तौर पे 20 अक़साम के तो चीज़ मिलना शुरू हो गया मार्केट में। सर देखें, मेरी बात सुने, उन्होंने बिल्कुल एक मेरे से अब आप ये लिखवा लेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करने के दो तरीके, एक स्पेंडिंग को बढ़ा के, ठीक है, और एक सेविंग को बढ़ा के। हमारी जो मईशत है ना वो हाइब्रिड चलती है, एक दोगली चलती है। एक तबका है जिसको वो चीज चाहिए एंड दे अफोर्ड, तो रेट आप बढ़ा दें, आप उसको जो है ना, वो मना करता है। वो आप आगाज सुपरमार्केट या कहीं आप अच्छे स्टोर में चले जाएं, वो आपको 100 रुपए का दो तो भी लेगा, 1000 रुपए का दो तो बिल्कुल लेगा, जिसकी बाइंग पावर है वो लेगा। तो वो कहां आपको मना कर रहा है, और उसकी कौन से आपके ऊपर बर्डन आ रहे हैं यार। एक्चुअली तो आपको अपना करेंसी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, जिसके स्किल सेट इसहाक डार के पास है। वो पहले भी 69 से 52 लेके गया था जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब भी माशाल्लाह बहरहाल तजर्बा एक उनका अपनी जगह था। एक आप ये कह लें कि इसहाक डार साहब के ऊपर आप सियासी तौर पे तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनके दौर में तौला साहब प्रोग्राम को बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। आप एक फाइनल उसके ऊपर वो दीजिएगा अपना कमेंट कि इसहाक डार साहब के दौर में आप उन पे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप ये कि नैब में केसेस कर सकते हैं, उनको मुल्क से मुल्क बदर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये फैक्ट है या नहीं है कि इसहाक डार के दौर में ऐसी पॉलिसी ज़रूर थी कि जिससे मईशत को बहरहाल कुछ ना कुछ संभाला मिल रहा था। सर 4 साल में आपको मैं पूरा डेटा भेज देता हूँ और आप इस पर एक प्रोग्राम कर लें। मेरे शायद पुराना दोस्त असद उमर है और मैं लाइक करता हूँ उसको, और अभी मुझे अल्लाह की ज़ात से और असद उमर, दोस्ती अपनी जगह, कारोबार, मुझे असद उमर से भी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर करेगा, मगर उन 4 सालों का मवाजना करना आने वाले के लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, मिफ्ता मेरे भाइयों की जगह है, ये नहीं है कोई, हम सब एक हैं और पाकिस्तान के लिए कि मैं प्रोफेशनल आदमी, बिल्कुल ठीक, मेरा कहीं कोई सियासी ताल्लुक नहीं, ना मैंने कोि ऐसा ओहदा रखा है। बिल्कुल ठीक है, आपसे तो हम बात भी जो कर रहे हैं बीइंग एक्सपर्ट ही कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल एक प्रोग्राम रखें, मैं 4 साल के आपको फिगर देता हूँ, मैं आपको 15 साल के फिगर देता हूँ, चलिए अगले 5 यानी कि आपकी बात रजूमी नहीं हूँ, मगर अगले आपकी बात से मैं ये कह सकता हूँ इस पार्ट को प्रोग्राम के खत्म करने से पहले कि इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज थी उनको कम्पीट करना मुश्किल है। देखिए, इख्तिलाफ कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मगर एक वजन इख्तिलाफ में नजर नहीं, वजह होनी चाहिए इख्तिलाफ। जो मैं कहता हूँ IMF का प्रोग्राम उल्टा हो गया। बिल्कुल ठीक है, आज तक समझ नहीं आ सकी भाई आपकी PWC क्यों कह रही थी कि आप G20 में आ जाएंगे, कोई इसहाक डार उनके मामू का बेटा तो नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कहा इटली और कनाडा को आप पीछे छोड़ जाएंगे, आपने कभी जिंदगी में सोचा था इटली और कनाडा को आप पीछे छोड़ेंगे? बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर था, बात बहुत अच्छी आपसे हुई। नाज़रीन, अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद थे, राजा कामरान साहब ने भी हमें वजाहत दी कि ये बजट क्या था। बजट जो भी होना चाहिए, ख्वाहिश ये है कि उससे आम आदमी को फ़ायदा हो, आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी की जेब में आसानी हो, आम आदमी की ज़िंदगी को आसानी मिले। होना जो भी चाहिए वो आवाम के लिए होना चाहिए। ख़वास तो होते ही इसलिए हैं कि आम आदमी मौजूद होता है, तो ही वो ख़ास होते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।